नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन अध्याय लेकर आए हैं, जो कि डेल कार्नेगी जी की लिखी हुई किताब से है। चैप्टर नंबर 1, आलोचना से बचें और इससे सुधार नहीं होता। आइए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं साथ में और देखते हैं इसमें डेल कार्नेगी जी ने लोक व्यवहार में हमारे लिए क्या बताया है। तो सबसे पहले हेडिंग है, आलोचना से बचे, इससे सुधार नहीं होता। अगर आप अपने जीवन में निराश हो चुके हैं तो दिल से कुछ काम करें, उसी के लिए जिए और मरे। निश्चित ही आपको खुशी मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर लेखक ने 7 मई 1931 पुलिस और एक दोषी आदमी के बीच मुठभेड़ चल रही थी। अंतिम चरण में पहुंची मुठभेड़ लोगों में बहुत रोमांच पैदा कर रही थी। वेस्ट एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर छिपे दूनाली बंदूक नाम से मशहूर दुर्दांत हत्यारे कराले को चारों ओर से घेर लिया गया था। हत्यारे कराले ने न तो सिगरेट पीता था न शराब। ऊपर की मंजिल पर छिपे कराले को 150 से अधिक पुलिसकर्मी धरती से लेकर छत तक घिरे हुए थे। पुलिस ने छत को भेद कर आंसू गैस के इस्तेमाल से इस दुर्दांत हत्यारे को निकालना चाहा। आसपास की कई इमारतों पर सशस्त्र पुलिस बल तैनात थी। कई घंटों तक न्यूयॉर्क के इस इलाके में मशीन गन तथा गोलियों की बौछार होती रही। एक कुर्सी के पीछे छिपा क्राले पुलिस पर लगातार गोलियां बरसा रहा था। इसके पहले न्यूयॉर्क शहर के लोगों ने ऐसा नज़ारा संभवतः ही देखा हो, इसलिए हजारों लोग इस मुठभेड़ का रोमांच उठा रहे थे। आखिर कराले को पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में पुलिस कमिश्नर E.P. मरूनी ने बताया कि क्राले न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। वह इतना चौकन्ना और चालाक था कि आहट मिलते ही किसी को मार देता था। दुनाली बंदूक उर्फ क्राले जब पुलिस गोलियों की बौछार कर रही थी, तब उसने एक चिट्ठी लिखी, मेरी शर्ट के नीचे एक बड़ा दयालु परंतु दुखी दिल है, एक ऐसा कोमल दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसके घाव से लगातार बहते खून के निशान उस चिट्ठी पर लग गए। इसके कुछ समय पहले की बात है। क्राले लॉन्ग आइलैंड पर गांव की एक वीरान सड़क पर अपनी प्रेमिका के साथ मस्ती कर रहा था। तभी एक पुलिस वाला उसकी कार के पास पहुंचा और लाइसेंस दिखाने के लिए कहा। इतने पर बेरहम क्राले ने अपने रिवॉल्वर निकालकर पुलिस वाले के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस वाला मरकर जमीन पर गिर गया तो क्राले ने एक और गोली उसके सीने में दाग दी। वही बेरहम क्राले कह रहा था, मेरी शर्ट के नीचे एक दयालु परंतु दुखी दिल है, ऐसा दिल जो किसी की प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। क्राले को उसके बेरहम कारनामों के लिए मृत्युदंड मिला। जब उसे सिंह सिंह कारावास में फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उसने कहा कि यह लोगों की जान लेने की नहीं, खुद को बचाने की सजा है। इस कथा का सारांश यह है कि क्राले अपने किसी भी अपराध के लिए खुद को कसूरवार नहीं मानता था। आप मानते हैं कि अपराधियों में यह असामान्य सी बात हो सकती है क्या? तो यह कहानी सुनिए। अपनी जिंदगी के सुनहरे दिन मैंने लोगों को दुख दर्द दूर करने, उन्हें सुखी बनाने में खपा दिए, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ गालियां और पुलिस से लुका छिपी। ये विचार अमेरिका में शिकागो के सबसे कुख्यात दोषी अल केपोन के हैं। केपोन भी अपने कुकर्मों के लिए खुद को कसूरवार नहीं मानता था, बल्कि वह खुद को बड़ा परोपकारी मानता था। उसका मानना था कि लोग उसे समझ नहीं सके। डच शुल्ट्ज भी खुद को बड़ा परोपकारी मानता था, जो न्यूयॉर्क का एक कुख्यात दुष्कर्मी था। एक अखबारी इंटरव्यू में उसने कहा था कि वह भलाई करता है और उसे अपने काम पर पूरा यकीन भी था। न्यूयॉर्क के कुख्यात जेल सिंग सिंग के वार्डन लुइस लॉस मेरे जानकार थे। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उनकी जेल में बहुत कम दोषी खुद को गलत समझते थे। ज़्यादातर अपने गलत कामों को कुतर्कों से सही ठहराने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए किसी पर गोली चलाई या फिर परोपकार के लिए बैंक लूटा। इन्हीं कुतर्कों में से एक दोषी आदमी खुद को सही सिद्ध करने की पूरी कोशिश करता रहा।
और खुद को सजा का हकदार भी नहीं मानता। अगर अल कैपोन, क्राले, डच शुल्ट्ज या फिर जेल में बंद ज़्यादातर दोषी को कसूरवार नहीं मानते, तो फिर वे लोग खुद को क्या कहते हैं जिससे हमारा दैनिक सामना होता है। अमेरिकी स्टोर्स की चेन के मालिक खुद जॉन वानामेकर ने यह बात मानी कि किसी और को दोष देना निरी मूर्खता है। वर्षों पहले मैंने यह समझ लिया था। मेरे पास सिर खपाने के लिए अपनी खुद की ढेरों मुसीबतें हैं, तो फिर इस बात में वक्त क्यों बर्बाद करूं कि भगवान ने सबको सोचने के लिए एक जैसी बुद्धि क्यों नहीं दी। मैंने बीसियों गलतियां की। 33 साल में जो सबक सीख पाया उसे वानामेकर ने जल्दी ही सीख लिया था। बाद में मैं समझा कि 100 में से 99 लोग जो त्रुटि करते हैं उसके लिए अपने आप को कभी कसूरवार नहीं मानते। कभी भी उन्हें अपनी त्रुटि दिखाई नहीं देती। वे कभी भी अपने अंदर नहीं झांकते। किसी की आलोचना करना बेकार है, क्योंकि इससे उसमें कोई सुधार नहीं होता, बल्कि आलोचना का मारा व्यक्ति आदमी अपने बचाव के बहाने में भी और कुतर्क करने लगता है। फिर आलोचना से सामने का आत्मसम्मान भी आहत होता है। वह आपसे नफरत करने लगता है। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अनुभूत प्रयोगों द्वारा यह साबित किया है कि आलोचना से किसी आदमी में सुधार के बजाय आपसे उससे संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं। इंसानों की तरह जानवर भी दुर्व्यवहार से बिदकते हैं। जिस जानवर से अच्छा बर्ताव किया जाता है, अच्छे कामों के लिए जिसे सराहा जाता है, वह तेजी से अच्छा काम करता है और सीखता है। महान मनोचिकित्सक हैंस सेले का भी कथन है, आलोचना से परिजन, सहकर्मी, माहतत, मित्र, कर्मचारी इत्यादि सभी का मनोबल टूटता है। जो सुधार आप चाहते हैं वैसा कुछ नहीं होता। हर आदमी आलोचना से डरता है, हर आदमी तारीफ चाहता है। ओक्लाहोमा में एनिट निवासी जॉर्ज बी जॉनसन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा अधिकारी थे। उनका काम यह देखना था कि फील्ड में कार्यरत एक कर्मचारी अनिवार्यतः हेलमेट पहनने हो। पहले वो बिना हेलमेट कर्मचारी पर बुरी तरह बरस पड़ते थे, उसे नियम कानून समझाने लगते थे। नतीजन कर्मचारी बुझे मन से उनके सामने तो हेलमेट पहन लेते थे, लेकिन उनके जाने के बाद हेलमेट पुनः निकाल देते थे। तब जॉर्ज ने एक नई तरकीब सोची। आगे से वे जब भी किसी कर्मी को बिना हेलमेट के देखते तो पूछते कि क्या हेलमेट उनके सिर पर ठीक से फिट नहीं हो रहा या आरामदायक नहीं है। बातों बातों में उसे यह एहसास भी करा देते कि हेलमेट उनकी सुरक्षा के लिए है, बोझ के लिए नहीं। परिणाम यह हुआ कि सभी कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा का एहसास हुआ। उन्हें मनमर्जी से हेलमेट पहनने शुरू कर दिए। जॉर्ज के प्रति उनके मन में कोई खटास भी नहीं आई। यकीन करें, आलोचना से किसी समस्या का हल कभी नहीं निकला। एक उदाहरण देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट तथा राष्ट्रपति टैफ्ट के बीच में मतभेद ने रिपब्लिकन पार्टी में बंटवारा करा दिया, जिससे वुड्रो विल्सन व्हाइट हाउस में बैठा दिए गए। पहले विश्व युद्ध में यह मामला बहुत गर्माया, जिसने इतिहास का रुख बदल डाला। सन 1908 में रूजवेल्ट व्हाइट हाउस के बाहर चले गए तथा उन्होंने विलियम हावर्ड टैफ्ट को पूरा सहयोग दिया, जो राष्ट्रपति चुन लिए गए। फिर शेरों का शिकार करने के लिए रूजवेल्ट अफ्रीका चले गए। उनके लौटने तक हालात पूरी तरीके से बदल चुके थे, जिनको देखकर वो गुस्से में भड़क गए। अनुदारवाद के लिए उन्होंने टैफ्ट की आलोचना करना शुरू कर अमेरिका में दी। तीसरी बार खुद ही राष्ट्रपति बनने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बुल मूस नामक पार्टी का गठन किया और जीओपी ग्रैंड ऑफ पार्टी अर्थात रिपब्लिकन पार्टी को लगभग धराशायी ही कर दिया। अगले चुनाव में विलियम हावर्ड टैफ्ट तथा उनकी रिपब्लिकन पार्टी की बुरी तरह हार हुई। उन्हें सिर्फ 2 राज्य ऊटा और बारामेंट में विजय प्राप्त हुई। यह इस पार्टी की अब तक की सबसे अपमानपूर्ण हार थी। इस हार के लिए रूजवेल्ट ने विलियम हावर्ड टैफ्ट को कसूरवार माना, लेकिन क्या खुद राष्ट्रपति टैफ्ट ने भी अपने आप को कसूरवार माना होगा? संभवतः बिल्कुल भी नहीं। भरे गले से आंखों में आंसू भरकर टैफ्ट ने बस इतना ही कहा, मैंने जो कुछ भी किया इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता था। आखिर कसूर किसका था, टैफ्ट का या फिर रूजवेल्ट का?
कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं। मैं इस बात का फ़िक्र भी नहीं करता। मैं तो सिर्फ़ इतना बताना चाहता हूँ कि रूज़वेल्ट की इतनी आलोचना भी टैफ्ट ने यह मनवाने में कामयाब नहीं हो सकी कि कसूर उनका था। तो क्या फ़ायदा इस भर्त्सना का? कुछ भी नहीं। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट भर गई और टैफ्ट ने अपने पक्ष में तर्क देने लगे। दूसरा नमूना हम टी पॉट डोम तेल स्कैंडल को ले सकते हैं। सन 1920 में शुरुआती दशक में यह खबर समाचार पत्रों की सुर्खियों में छाई रहती थी। यह स्कैंडल अमेरिकावासी सदैव ही याद रखेंगे। इस स्कैंडल में कुछ तथ्य इस तरीके से हैं। हार्डिंग के कैबिनेट में मंत्री अल्बर्ट बी फॉल को एल्कहील एवं टी पॉट डोम तेल के सरकारी भंडारों को पट्टे पर देना था। कुछ ऐसे तेल के भंडार जिसमें नौसेना के मुस्तकबिल के उपयोग हेतु अलग रख दिया गया था, लेकिन फॉल ने न तो इनकी नीलामी की न ही इनके टेंडर बुलवाए। उन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड एल डोहनी को यह फायदेमंद ठेका प्लेट में सजा कर दे दिया। डोहनी ने भी फौरन फॉल को $10 लाख लोन का नाम देकर पुरस्कार स्वरूप दे दिया। बाद में फॉल ने जिले की यूनाइटेड स्टेट्स मेरिस को आदेश दिया कि यह एल्कहील भंडारों में रिसने वाले तेल का फायदा उठा रहे प्रतियोगियों को वहां से हटा दे। प्रतियोगी कंपनी को बंदूकों के साए में वहां से हटाया गया तो उन्होंने हताश होकर कचहरी की शरण ली। फिर तो टी पॉट डोम स्कैंडल का भांडाफोड़ हो गया। हाहाकार मच गया। हार्डिंग सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे। पूरा अमेरिका सिहर उठा। रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य अंधेरे में डूबने लगा तथा फलतः मंत्री एल्बर्ट बी फॉल को जेल जाना पड़ा। मंत्री फॉल पर तो जैसे आलोचनाओं का पहाड़ टूट पड़ा। इतनी सार्वजनिक निंदा किसी किसी को ही सहनी पड़ती है, परंतु क्या कभी उन्होंने कोई पश्चाताप किया या उनको कोई पश्चाताप हुआ? क्या कभी उन्होंने अपनी गलती मानी? कदापि नहीं। हर्बर्ट हूवर ने एक सामाजिक भाषण में वर्षों बाद बताया कि राष्ट्रपति हार्डिंग की जान किसी मानसिक आघात के कारण गई क्योंकि उनके एक साथी ने उनके साथ धोखा किया था। श्रीमती फॉल को यह सुनकर धक्क रह गई और रोते हुए चीखी, क्या हार्डिंग के साथ फॉल धोखा करेंगे? असंभव। मेरे पति तो किसी को धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। सोने चांदी के भंडार भी मेरे पति का ईमान डावाडोल नहीं कर सकते थे। वे कभी कोई गलत काम नहीं करते थे। उल्टा उन्हीं को धोखा दिया गया था और बलि का बकरा बना दिया गया। यही तो मानव स्वभाव है। हर कोई तो यही करता है। हर एक दोषी अपना कसूर दूसरों के सिर पर डाल देता है। यह विपरीत हालतों को कसूरवार ठहराता है, परंतु अपने ऊपर कभी भी कोई कलंक नहीं लगने देता। इसलिए अगली बार किसी की आलोचना करने से पहले अल कैपोन, दुनाली, बंदूक राले एल्बर्ट हॉल को जरूर याद कर लें। आलोचना तो बूमरैंग की भांति लौटकर आपके ही पास आती है, अर्थात आलोचना करने वाले को खुद अपनी ही आलोचना का सामना करना पड़ता है। हमें यह बात भी अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि जिस आदमी की हम आलोचना कर रहे हैं या फिर जिसे हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वह अपने अंतर में अपने पक्ष में कोई तर्क पेश करेगा या फिर शिष्ट और विनम्र टैफ की भांति वह कह देगा, जो मैंने कुछ भी किया उसके अलावा और कोई उपाय ही नहीं था। 15 अप्रैल सन 1965 की सुबह अब्राहम लिंकन का पार्थिव शरीर एक सस्ते लॉजिंग हाउस में एक बड़े से कक्ष में रखा हुआ था। यह कमरा फोर्ड थिएटर के ठीक सामने था और वहां पर जॉन विल्किस बूथ ने लिंकन को गोलियों से छलनी कर दिया था। लिंकन का वह बिस्तर अपने हिसाब से काफ़ी छोटा था। रोजा बाहर की विख्यात पेंटिंग द हॉर्स फेयर की सस्ती नकल उनके बिस्तर के ऊपर टंगी हुई थी। एक गैस लाइट पीली रोशनी फेंक रही थी। रक्षा मंत्री स्टैनन ने लिंकन के पार्थिव शरीर के समक्ष खड़े होकर लोगों से कहा कि लोगों के हृदय पर राज करने वाला संसार का सर्वश्रेष्ठ शासक अब हमें छोड़कर चला गया। लिंकन ने लोगों को दिल जीतने की ऐसी कौन सी कला थी? क्या रहस्य थी उनकी कामयाबी का? पूरे 10 वर्षों तक मैंने लिंकन की अनेक जीवनियां पढ़ी तथा एक पुस्तक लिंकन द अननोन लिखने में मुझे 3 साल लग गए। मेरा यह विश्वास है कि लिंकन के घरेलू और सामाजिक जीवन तथा उनके पूरे व्यक्तित्व का जितना अध्ययन मैंने किया, संभवतः किसी अन्य ने किया हो। मैंने यह अध्ययन
किया है और लिंकन लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते थे। क्या वो दूसरे की निंदा करते थे? हाँ, बिल्कुल। अपनी जवानी में इंडियाना की फिजियन क्रिल बेजली ने न सिर्फ लोगों की आलोचना करते थे वरन पत्रों और कविताओं के माध्यम से लोगों का उपहास करते थे। वे उन्हें प्रकाशित भी करवाते थे। वह ऐसे ही पत्र में एक बार नफरत की आग ऐसी भड़की कि वह जीवन भर जलती रही। सन 1842 में लिंकन ने जेम्स सेल नाम के अहंकारी तथा चिड़चिड़े राजनेता पर एक व्यंग भेजा जो स्प्रिंगफील्ड में समाचार पत्र स्प्रिंगफील्ड जनरल में छप गया। सारा शहर सेल्स का मजाक उड़ा रहा था। ऐसे में सेल्स को क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। फिर उसने पता लगा ही लिया कि यह पत्र लिंकन ने लिखा था। सेल्स घोड़े पर सवार होकर लिंकन के सामने गया और उसने सामने द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रखा। लिंकन द्वंद्व युद्ध के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। उन्हें कई हथियारों के विकल्प दिए गए। बाहें लंबी होने के कारण लिंकन ने तलवारबाजी को चुना। इसके लिए वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट से तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी लिया। जिस दिन द्वंद्व युद्ध होना था उस दिन सेल्स और लिंकन का आमना सामना मिसिसिपी नदी के तट पर हुआ। ऐसे में एक ही मौत निश्चित थी, लेकिन आखिरी क्षणों में अपने मित्र के बीच बचाव के कारण द्वंद्व युद्ध टल गया। हालांकि लिंकन के जीवन में यह सबसे दुखद घटना थी, लेकिन यह घटना उन्होंने एक सबक भी सीख लिया। इसके बाद उन्होंने कभी भी किसी को अपमानजनक पत्र नहीं लिखा, लोगों का मजाक उड़ाना छोड़ दिया। फिर उन्होंने अपने शब्दकोश में आलोचना शब्द को ही निकाल फेंका। लिंकन ने गृह युद्ध के समय पोटोमैक की सेना के लिए एक के बाद एक कई नए जनरल नियुक्त किए और हर एक जनरल मैलकेन, पोप, बर्नसाइड, हुकर, मीट सभी में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की कि लिंकन हताश होकर फर्श पर इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन लिंकन, जिनका हृदय दुर्भावनाओं से नहीं बल्कि सद्भावनाओं से भरा पूरा था, एकदम शांत रहे, किसी की भी आलोचना नहीं की। उनके प्रिय शब्द तो ये थे कि किसी की भी आलोचना भूल कर भी मत करो, इससे आपको भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। जब कभी भी लिंकन की पत्नी तथा दूसरे लोग दक्षिणी प्रांतों की निंदा करते थे तो लिंकन यही कहते थे, उनकी निंदा मत करो, उनके जैसे हालातों में हम वैसे ही होते। लेकिन लिंकन के पास लोग आलोचना करने के सारे अवसर मौजूद थे। सिर्फ एक उदाहरण से आप यह बात समझ सकते हैं। गेटिसबर्ग का युद्ध जुलाई 1863 के पहले दिनों में लड़ा गया। 4 जुलाई की रात में जनरल ली दक्षिण दिशा में पीछे हटने लगा था। अचानक ही तूफानी बादलों के कारण हुई तीव्र वर्षा में बाढ़ आ गई। जैसे ही ली अपनी हारी हुई सेना के साथ पोटोमैक पहुंचा तो उसने देखा सामने तो बाढ़ से उफनती हुई नदी है जिसे पार करना असंभव है। उसके पीछे विजेता यूनियन आर्मी है। ली चारों ओर फंस चुका था और फंसने का कोई रास्ता नहीं था, बचने का कोई रास्ता नहीं था। लिंकन भी ये समझ गए थे कि अब भगवान की कृपा से मिला यह सुअवसर था, ली की सेना को पराजित करने का सुनहरा मौका, जिसने युद्ध फौरन समाप्त हो सकता था। इसी आशा में लिंकन ने जनरल मीड को यह आदेश दिया कि वे युद्ध को संबंधित कोई बैठक न बुलाएं, सीधे ली की सेना पर हमला कर दें। लिंकन ने अपने आदेशों को टेलीग्राफ कर दिया और परिचायक को मीड के पास भेजकर फौरन कार्रवाई करने के लिए, लेकिन जनरल मीड ने लिंकन के आदेश के विरुद्ध काम किया। मना करने के बावजूद सैन्य सभा की एक बैठक बुलाई। वह ली पर हमला करने से झिझक रहा था। इस बात के लिए उसके बहाने बनाकर लिंकन को टेलीग्राफ कर दिया कि वह ली पर हमला नहीं कर सकता। फिर बाढ़ का पानी उतर गया और ली अपनी सेना के साथ सुरक्षित नदी पार कर गया। लिंकन का क्रोध 7वें आसमान पे था। लिंकन अपने बेटे के सामने चीख चीख कर कह रहे थे, हे भगवान, इसका क्या मतलब है? दुश्मन पूरी तरीके से हमारा कब्जे में था। कितना सुनहरा अवसर था, हमें तो सिर्फ अपने हाथ फैलाकर उसे पकड़ना था, फिर हमने उसे नहीं पकड़ा। मेरी बात किसी ने नहीं मानी। हालात हमारे अनुकूल थे और ली के प्रतिकूल। अगर मैं वहां होता तो ली हमारे शिकंजे में होता और मैं खुद अपने हाथों से कोड़े मारता। याद रहे, अपनी जिंदगी के इस पड़ाव में लिंकन अत्यंतशील, संयंत्र और अपनी भाषा बहुत संयमित एवं शिष्ट होती थी। अपार निराशा के बीच लिंकन ने मीड को एक पत्र लिखा। सन 1863 में लिंकन द्वारा लिखा हुआ
पत्र आलोचनाओं से भरा पूरा था। मेरे प्रिय जनरल, मुझे लगता है आप ली से बच निकलने को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वह पूरी तरीके से हमारे जाल में था। उसको बंदी बना लेने से युद्ध समाप्त हो जाता, लेकिन अब तो युद्ध न जाने कब तक चलेगा। जब आप नदी के इस पार ही ली पर हमला नहीं कर पाए, तो अब आप ऐसा कैसे कर पाएंगे? अब तो ली नदी के उस पार सुरक्षित है। आप अपनी 2/3 से अधिक सेना को नदी के उस पार नहीं ले जा सकते। यह बात तो एकदम तत्वहीन है। मुझे नहीं लगता कि अब आप ज़्यादा कुछ कर सकेंगे। मुझे इस बात का दुख है कि हम सुनहरा अवसर गंवा चुके हैं। अब हम सिर्फ हाथ ही मल सकते हैं। सोचिए, जनरल मीड को यह पत्र पढ़कर कैसा लगा होगा? आश्चर्य, मीड को यह पत्र कभी मिला ही नहीं, कारण लिंकन ने कभी इसे भेजा ही नहीं। यह पत्र तो लिंकन की मृत्यु के पश्चात उनकी फाइलों में पड़ा हुआ मिला। मुझे तो ऐसा लगता है कि लिंकन ने यह पत्र लिखने के बाद अपने कक्ष की खिड़की के बाहर झांक कर देखा होगा, फिर खुद से कहा होगा, लिंकन, 1 मिनट रुको, संभवतः मैं कुछ अधिक ही उतावला हो रहा हूँ। मैं मीड को ली पर आक्रमण करने की मंत्रणा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं व्हाइट हाउस में शांत वातावरण में जी रहा हूँ। मेरे लिए मंत्रणा देना एकदम सरल है, लेकिन अगर मैं गोटिसबर्ग में रहकर पिछले दिनों के दौरान बहे हुए खून खराबे को देखा होता, जैसा मीड ने देखा है, अगर मेरे कानों में भी मरने वालों और घायलों की चीख पुकारें गूंज रही होती, तो निश्चित रूप से मैं भी हमला करने के लिए इतना तत्पर कभी नहीं होता। यदि मेरे प्रवृत्ति की मीड की तरह सुरक्षात्मक होती, तो मैंने भी वही किया होता जैसा मीड ने किया। यदि मैं इस पत्र को अब भेजता हूं तो मेरे मन की भड़ास तो निकल जाएगी, पर मीड के दिल को बहुत चोट लगेगी। वह मेरी निंदा करेगा और फिर खुद को सही साबित करने में समय गवाएगा। इससे हम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना पैदा होगी। फिर एक सेनापति के रूप में मीड की छवि भी खराब हो जाएगी। हो सकता है मीड अपने पद से त्यागपत्र ही दे दे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लिंकन ने उस पत्र को उठाकर एक तरफ रख दिया था। लिंकन का कटु अनुभव इस बात का गवाह था कि तीखी आलोचना सदैव ही व्यर्थ होती हैं, उससे किसी को कभी फायदा नहीं होती है। महान लेखक मार्क ट्वेन कभी कभी तो क्रोध में आकर पागल हो जाते थे, फिर क्रोध में इतना विषैला पत्र लिखते थे कि पेपर तक हिल उठता था। उदाहरणतः एक बार क्रोध में मार्क ने एक आदमी को लिखा, मेरा मन चाहता है कि तुम्हें जीवित दफन कर दिया जाए। अगर तुम भी ऐसा ही चाहते हो तो मुझे बता दो, बाकी बंदोबस्त मैं खुद कर लूँगा। एक अन्य अवसर पर उन्होंने एक संपादक को पत्र लिखा, या बताया कि उनका प्रूफ रीडर मेरी स्पेलिंग तथा पूर्ण विराम को सुधारने की कोशिश करता है। ट्वेन ने फौरन आदेश दिया, आप अगली बार मेरे लिखे अनुसार ही छापें और प्रूफ रीडर से कह दें कि वह अपने सुझावों को अपने घिसे पिटे सड़े हुए दिमाग में ही रहने दे। इस तरह के विषैले पत्र लिखकर मार्क ट्वेन सुकून की सांस लेते थे। इससे उनके मन का सारा उफान बाहर आ जाता था और किसी को कोई नुकसान भी नहीं होता था, क्योंकि उनकी पत्नी इतनी समझदार थी कि चुपके से उन पत्रों को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देती थी। वो पत्रों ने कभी भी डाक के डिब्बे की शक्ल नहीं देखी। तो क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसमें आप परिवर्तन करना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, या फिर कुछ अच्छा बनाना चाहते हो, या आप खुद ही वो आदमी हो? तो बहुत से उत्कृष्ट विचार हैं, मैं भी उनका पक्षधर हूँ, क्योंकि क्यों न शुभारंभ खुद से ही कर लिया जाए। यदि स्वार्थहीन होकर सोचेंगे तो तुम सबसे पहले खुद को सुधारना चाहोगे। यह कोई खतरनाक खेल नहीं होगा। दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा है कि आप अपने पड़ोसी की छत पर पड़ी बर्फ के बारे में शिकायत तब तक मत करो जब तक अपने खुद के घर की सीढ़ियां साफ न हो। एक बार अपनी जवानी में रिचर्ड हार्डिंग डेविस नामक लेखक को एक मूर्खतापूर्ण पत्र लिखा गया, क्योंकि उन दिनों मैं सभी को प्रेरित करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैं लेखकों के बारे में एक पत्रिका के लिए लेख तैयार कर रहा था। मैंने डेविस से उनके काम करने की शैली के बारे में पूछा। कुछ दिनों पहले मुझे एक पत्र मिला था जिसमें आखिर लिखा था, डिटेक्ट किया गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। इस वाक्य ने मुझे बहुत प्रेरित किया। मैंने सोचने लगा कि इसका लेखक निश्चित ही कोई महान व्यस्त आदमी होगा, तभी तो उसने ऐसा लिखा है। अब मेरी मूर्खता देखिए, मैं व्यस्त बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन रिचर्ड हार्डिंग डेविस पर रोब मारना चाहता था। इसलिए मैंने भी अपनी छोटी सी चिट्ठी के आखिर में ये शब्द लिखकर भेज दिया, डिटेक्ट किया गया लेकिन पढ़ा नहीं गया।
उसने मेरे पत्र का उत्तर तक देना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मेरे ही पत्र में आखिर में एक पंक्ति जोड़कर लौटती डाक को मेरे पास भिजवा दिया, और अपने बैड मैनर्स का कोई उत्तर भी नहीं। यह सही था, त्रुटि मेरी थी, इसके लिए मेरी निंदा भी होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी त्रुटि होते हुए भी मुझे खराब लगा। 10 वर्षों बाद श्रीमान डेविस की मौत का समाचार सुना, तब मेरे दिमाग में वही विचार घूम रहा था। उन्होंने मेरी बेइज्जती की थी। अब यदि हम में से कोई भी किसी के लिए अपने मन में नफरत द्वेष की मनोदशा पैदा कर लेता है, तो यह दशकों तक चलती रहेगी और संभवतः उस आदमी के मौत के बाद ही यह समाप्त नहीं होती। तो इसके लिए हमें सिर्फ इतना करना चाहिए कि हम कुछ गिने हुए शब्दों में उस आदमी की आलोचना कर दें, चाहे हमारी आलोचना तार्किक हो या अतार्किक हो। जब भी अन्य लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाएं, उनके साथ व्यवहार करें, तो सदैव इस बात को दिमाग में रखना चाहिए कि हमारा सामना सिर्फ तार्किक बुद्धि वाले लोगों के साथ नहीं होगा। हम आदमी में कुछ भावनात्मक गुण अवश्य होते हैं, तो कुछ खामियां भी जरूर होती हैं। गर्व भी होता है और अहंकार भी होता है। अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यासकार थॉमस हार्डी ने कटु आलोचना के कारण ही उपन्यास लेखन से संन्यास ले लिया। अंग्रेज कवि थॉमस चैटरसन की आत्महत्या की वजह भी निंदा ही थी। अपनी जवानी में अति अशिष्ट रह चुके बेंजामिन फ्रैंकलिन आगे जाकर इतने कूटनीतिक बन गए कि इतने व्यवहार कुशल बन गए। उन्होंने फ्रांस राजदूत के रूप में भेजा गया था। आखिर क्या था उनकी कामयाबी का रहस्य? उनके कथन था, मैं किसी के विषय में खराब नहीं बोलूँगा, हर किसी के बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा बोलूँगा। तो बुराई करना, निंदा करना, शिकायत करना, आलोचना करना, यह सब करना बहुत आसान होता है। कोई बेवकूफ़ ही ऐसा कर सकता है, या फिर यूँ कहें तो ज़्यादातर बेवकूफ़ यही करते हैं। लेकिन लोगों को समझने, उनको माफ़ करने के लिए आदमी को बहुत समझदारी तथा संयम की ज़रूरत होती है। कार्लाइल ने इसलिए भी कहा था कि महान आदमी छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने में अपनी महानता का परिचय देते हैं। एक प्रसिद्ध टेस्ट पायलट बॉब हूवर आमतौर पर एयर शो में प्रदर्शनी करते थे। एक बार वे सैन डियागो में एयर शो में भाग लेने के लिए पश्चात लॉस एंजल्स में अपने घर की ओर लौट रहे थे। अचानक ही हवा में 300 फीट की ऊंचाई पर दोनों इंजन बंद हो गए। कुशल तकनीक से उन्होंने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया, लेकिन इससे किसी आदमी को चोट नहीं आई। हाँ, जहाज का काफ़ी नुकसान हो गया। नीचे गिरने पर बॉब हूवर ने सबसे पहले हवाई जहाज के ईंधन की जांच पड़ताल की। वह यह देखकर चकित रह गए कि उनके दूसरे विश्व युद्ध वाले प्रोपेलर जहाज में गैसोलीन के स्थान पर जेट का इंजन डाल दिया गया था। फिर उन्होंने उस मैकेनिक के बारे में पता लगाया जिसने हवाई जहाज की सर्विस की थी। वह एक युवा मैकेनिक था और खुद ही अपनी त्रुटि पर शर्म से पानी पानी हो रहा था। जैसे ही हूवर ने उसके समीप पहुंचे, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने जरा सी बेपरवाही की वजह से 3 जिंदगियां जा सकती थी। हवाई जहाज का काफ़ी नुकसान हो चुका था। सोचिए, उस समय मैकेनिक की शक्ल देखकर हूवर को कितना क्रोध आया होगा। उसे फटकार लगाने, यहाँ तक उसे मारने का भी मन किया होगा, लेकिन हूवर ने मैकेनिक को डांट लगाना तो दूर, आलोचना तक नहीं की। इसके बजाय उन्होंने कहा कि तुम्हें यह बताने के लिए मैं तुम पर कितना भरोसा करता हूँ और तुम दोबारा कभी ऐसा नहीं करोगे। मेरी इच्छा है कि कल ही तुम मेरे F-51 हवाई जहाज की सर्विस करो। अधिकतर माता पिता अपने बच्चों की आलोचना करते नहीं थकते। क्या आप सोचते हैं कि मैं आपको ऐसा करने से रोक रहा हूँ? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि आप अपनी आलोचना करने से पहले अमेरिकी पत्रकारिता में एक प्रसिद्ध लेख फादर फॉरगेट्स को अवश्य पढ़ लें। पहली बार यह लेख पीपुल्स होम जर्नल में एक संपादकीय के रूप में प्रकाशित किया गया था। रीडर्स डाइजेस्ट में इसका लघु रूपांतरण इस प्रकार प्रकाशित हुआ था। कुछ लेख गहन अनुभूति के किसी खास पल में लिखे जाते हैं। वह लेख पाठकों के दिल को छू जाता है। ऐसा ही एक लेख फादर फॉरगेट्स भी है। यह लेख लगातार पुनः प्रकाशित हो रहा है। इसके लेखक डब्ल्यू लिविंगस्टोन लॉरनेट का कहना है कि वह लेख हजारों अखबारों पत्रकारिताओं में प्रकाशित हो चुका है। कई विदेशी भाषाओं में भी यह लेख उतना ही सफल हुआ। मैंने हजारों लोगों को यह अनुमति दी है कि वो इसका उपयोग गिरजाघर, विद्यालय, व्याख्यान मंच पे कर सकें। एक अनेक बार असंख्य कार्यक्रमों में रेडियो में प्रसारित हो चुका है। कॉलेज एवं विश्वविद्यालय की
पत्रकारिता में यह लेख छप चुका है। कई बार लघुलेख के रहस्यमय कारणों से क्लिक हो जाता है कि इस लेख में कुछ ऐसा भी हुआ। फादर फॉरगट्स, हर एक पिता की यह याद रखें। जरा सुनो बेटे, मैंने तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम तो गहरी नींद में सोए हुए हो। तुम्हारा प्यारा छोटा सा हाथ तुम्हारे कोमल गाल के नीचे दबा हुआ है। तुम्हारे पसीने में तर माथे पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं अकेला हूँ और चुपचाप तुम्हारे कक्ष में आया हूँ। अभी कुछ मिनट पहले मुझे बहुत पछतावा हुआ जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था। इसलिए तो मैं आधी रात के समय किसी दोषी आदमी की तरह तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा हूँ। ये बातें जिनके बारे में सोच रहा था बेटे, आज मैं तुम पर क्रोध किया। जब तुम विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैंने तुम्हें खूब डांट पिलाई। तुमने तौलिए की जगह पर्दे में हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे जूते गंदे देखकर भी मैं तुम पर क्रोधित हुआ था। सारा फर्श तुम्हारे द्वारा बिखेरी गई चीज़ों से भरा हुआ था। इसके लिए तुम्हें बहुत कोसा। जब तुम नाश्ता कर रहे थे तब भी मैंने तुम्हें भला बुरा कहा, कारण तुमने खाने की मेज पर खाना बिखेर दिया था। खाते समय तुम्हारा मुंह खुला था और चड़ चपड़ की आवाज़ आ रही थी। तुम्हारी कहानियाँ मेज पर थीं। तुम्हें टोस्ट पर कुछ ज़्यादा ही मक्खन लगा दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे दफ्तर जाते वक्त तुम खेलने जा रहे थे और तुमने मुझे गुड बाय डैडी बोला। तब भी मैंने तुम्हें गुस्से से टोक दिया, जरा अपना कॉलर तो ठीक कर लो। दफ्तर से लौटने पर मैंने देखा कि तुम अपने साथियों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारी जुराबों में छेद हो गए थे। तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे थे। मैं अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाया। तुम्हारे साथियों के सामने ही तुम्हें अपमानित कर दिया। ज्ञात है जुराबें कितनी महंगी हो गई हैं, कपड़े कितनी कीमती हैं। तुम खुद अपनी कमाई से खरीदोगे तब पता चलेगा। यदि सब मैंने कहा, और एक पिता अपने बच्चे को इससे अधिक दिल किस दुख कर सकता है। तुम्हें जो याद ही होगा कि रात को जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तुम मेरे कक्ष में आए तो तुम कितने सहमे हुए और आतंकित थे। तुम्हारी आंखों में झलक रही तुम्हारे सीने की चोट। तब मैं अखबार के ऊपर देखते हुए पढ़ने से रुकावट डालने के लिए तुम्हें बुरी तरह से झिड़क दिया था। कभी तो चैन से जीने दिया करो। और तुम दरवाजे पर ही बुद्ध बन गए थे। तुम कुछ भी बोले नहीं, मेरे पास भाग कर आए थे और मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी, मुझसे प्यार किया और फिर गुड नाइट डैडी कहकर एकदम गायब हो गए थे। तुम्हारी नन्ही सी बाहों की पकड़ ऐसी मजबूत थी कि यह एहसास करा रही थी कि इतनी उपेक्षा के बावजूद तुम्हारे मन मंदिर में खिला प्रेम रूपी पुष्प अभी तक मुरझाया नहीं। फिर तुम सीढ़ियों पर जोर से खटखट करके चढ़ गए। हाँ बेटे, इस घटना के कुछ क्षणों के बाद मेरे हाथों से अखबार छूट गया और मैं आत्मग्लानि में डूब गया। आखिर मैं ऐसा क्यों होता जा रहा हूँ। मेरी आदतें डांटने फटकारने की होती जा रही है। अपने बच्चे को कैसा बचपन दे रहा हूँ। कभी ऐसा तो नहीं था। मैंने तुम्हें प्यार करना छोड़ दिया है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ अधिक ही आशाएं हैं। मैं तुम्हारे बचपने को अपनी आयु के तराजू में तौलने लगा हूँ। तुम बहुत प्यारे, सच्चे और अच्छे हो। तुम्हारा नन्हा सा मासूम सा हृदय तो चौड़ी पहाड़ियों के पीछे से उगती हुई सुबह की भांति विशाल है। तुम्हारे अंदर बहुत बड़प्पन है। तभी तो इतनी डांट के बावजूद भी तुम मुझे गुड नाइट किस देने आए थे। तुम में कोई मेल नहीं। यह रात बस इसलिए इतनी खास है मेरे बेटे कि मैं अंधेरे में तुम्हारे बिस्तर के सिरहाने घुटनों के बल बैठा हूँ, लज्जित, अपमानित और तुमसे बहुत छोटा। यह तो सिर्फ एक दुर्बल पश्चाताप है। मुझे ज्ञात है कि अगर मैं तुम्हें जगा कर यह बताऊंगा तो तुम कुछ भी नहीं समझोगे, लेकिन मैंने सोच लिया है, कल से मैं तुम्हें तुम्हारा प्यारा पापा बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे सुख दुख सब बांटूंगा। अगली बार तुम्हें डांटने से पहले अपनी जीभ को अपने दांतों के नीचे दबा लूंगा। यह मंत्र सदैव रटता रहूंगा। मेरा बेटा अभी बालक है, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मासूम बालक। अब मुझे अपनी इस सोच पर बहुत दुख होता है कि मैंने तुम्हें बहुत बड़ा मानने लगा था, लेकिन आज जब मैंने देखा कि तुम कैसे थके थके मासूम से पलंग पर सो रहे थे एकदम निश्चिंता के साथ, तो बेटे मुझे एहसास हुआ कि तुम अपने छोटे से ही बच्चे ही हो।
कल तक तुम अपनी माँ के बाहों में झूलते थे और उसके कंधे पर सिर रख कर सो जाते थे। मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद बांध ली थी, कुछ ज़्यादा ही। तो इस लेख का यही सार निकला कि लोगों की आलोचना करने के बजाय हमें यह जानने समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो काम वे करते हैं उसके पीछे का कारण क्या है। हालातों पर ध्यान देना बहुत रोचक और फायदेमंद सिद्ध होगा। इससे माहौल हल्का फुल्का बना रहेगा। सबको समझ लेने का मतलब सबको माफ़ कर देना ही होता है। अगर आप जो कर रहे हो वो आपको पसंद नहीं है तो आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। यह अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके कमेंट आएंगे, प्रोत्साहन मिलेंगी, तो आगे के अध्याय भी इस किताब से आपको ज़रूर प्राप्त होंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।